आई एम विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ। जब भी किसी फैमिली में किसी ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो देख नहीं सकता, या उसके साथ अगर कोई और इम्पेयरमेंट है, यानी सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइफ जर्नी है वो एक आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ भी होगी और बहुत मुश्किल भी होगी। बीएस फिर एमफिल फिर पीएचडी तक आना, तो वहाँ पे किस तरह से मैनेज किया, कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना था वहाँ? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस, दे क्वेश्चन योर प्रेजेंस, दे क्वेश्चन योर प्रोग्रेस। क्या जो देख सकते हैं, आर दे लाइसेंस टू सी? अगर अल्लाह ताला ने आपको दो आंखें दी हैं तो उसमें आप ये सोचें पॉजिटिवली कि एक आंख जो है वो उनके लिए है कि जो देख नहीं सकते। बहुत से पॉजिटिव लोग भी थे जिनकी वजह से हमने सरवाइव किया। इत्मीनान किस तरह हासिल किया जा सकता है, कंटेंटमेंट किस तरह अचीव की जा सकती है? आपके, मुझे तो ऐसे लगता है बीइंग मुस्लिम आपके रब के साथ ताल्लुक के साथ है। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा पैरामीटर है दैट यू हैव टू स्ट्राइक विद इन योर सेल्फ। वो आपने खुद डिसाइड करना है। डोंट इम्पोज योर ऑन विशेस ऑन योर किड्स। तुसी नहीं कर सके तो गरीब नू ना कराओ। वो बेचारा फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट देम जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग टू गुड वर्क। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड ऑफ डायलेक्टिक्स। हेलन केलर ने कहा था कि दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ों को देखा या छुआ नहीं बल्कि इन्हें महसूस किया जा सकता है। आज हमारे दरमियान एक विजुअली इम्पेयर्ड कपल मौजूद है। मेरी मुराद डॉक्टर आयशा सलीम और मोहम्मद अवैस साहब से है। आयशा सलीम के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैम जो है पाकिस्तान की फ़र्स्ट यंगेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड पीएचडी हैं। एजुकेशन में इन्होंने पीएचडी की और पिछले 11 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सर्व कर रही हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ आप की 15 पब्लिकेशंस भी हैं और सोशल मीडिया पर आप पिछले 3-4 साल से अवेयरनेस का काम कर रही हैं। इसी तरह अगर मैं मोहम्मद अवैस साहब की बात करूं तो आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे मेंटोर भी हैं। और अवैस साहब ओल्ड रावियन हैं, इसके साथ साथ डिस्टिंक्शन होल्डर हैं बीएस पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। अवैस साहब भी सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 साल से एक्टिव हैं और इसके साथ साथ लेक्चरर के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन में सर्व कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन सर, से पहले हमें इनवाइट करने के लिए। अल्लाह का शुक्र। जी अच्छा सर, सबसे पहले आप दोनों बल्कि अपनी जो जर्नी है उसके बारे में हमें बताइए। कैसा रहा आपका सफ़र अब तक का, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, या आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी जो है उसके बारे में? जी मोहसिन, इसे हम स्टार्ट करेंगे अगर चाइल्डहुड से देखें। आई एम विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ। और जब भी किसी फैमिली में किसी ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो देख नहीं सकता, या उसके साथ अगर कोई और इम्पेयरमेंट है, यानी सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइफ जर्नी है वो एक आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ भी होगी और बहुत मुश्किल भी होगी। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज फैमिली के लिए होता है वो इन बच्चों की स्पेशल नीड्स को अंडरस्टैंड करना और उन नीड्स के मुताबिक ज़ाहिर है उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, फिर उनकी ग्रूमिंग के बाद फिर उनकी एजुकेशन। तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जिससे ज़ाहिर है मेरी फैमिली भी गुज़री। और इसमें मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस चैलेंज को अपने लिए एक पॉजिटिव चैलेंज लिया और उन्होंने ये सोचा कि हम, या कोई भी पेरेंट्स आम बच्चों की तो परवरिश भी करते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं, तो एक ऐसे बच्चे की परवरिश करना, उसे तालीम देना जो देख नहीं सकता, वो जो देखने की सलाहियत है, इट टेंट अमाउंट्स टू 85% ऑफ द टोटल नॉलेज दैट वी गेट आउट ऑफ 100%। तो 85% जब आपके पास एक फैकल्टी नहीं है नॉलेज हासिल करने के लिए, तो आपकी रिलायंस 15% पे है। तो इसलिए ये जर्नी शुरू से बहुत ही डिफरेंट भी रही, बहुत सारे चैलेंजेस रहे। फिर स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल से हुई, अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, एक रिनाउंड स्कूल है लाहौर में।
और फॉर्चुनेटली हमें उस स्कूल का अर्ली एज में पेरेंट्स को पता चल गया था, तो मेरा एडमिशन वहाँ पे उन्होंने करवाया, मैट्रिकुलेशन किया। और मैट्रिकुलेशन में इस तरह था कि टीचर्स ट्रेंड होते थे टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी ब्रेल जिससे हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, टैक्टाइल, जिन्हें उंगलियों से महसूस करके पढ़ते हैं, तो ब्रेल में हम लोग लिखते थे, ब्रेल में ही हमारी बुक्स होती थी। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ, वहीं से इंटरमीडिएट किया और बीएस भी वहीं से किया विद डिस्टिंक्शन। और बीएस के बाद सोचा कि कुछ चेंज आना चाहिए लाइफ में, तो एमएस के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से रुजू किया, वहाँ एडमिशन मिला ओपन मेरिट पे और वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री कंप्लीट की। इन द मेन वाइल प्रोफेशनल लाइफ भी ज़ाहिर है शुरू हो गई, और प्रोफेशनल लाइफ में एज लेक्चरर आई गोट सेलेक्टेड एंड आई स्टूड सेकंड इन ओवरऑल पंजाब अपने सब्जेक्ट में, ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस में। तो उसके बाद पढ़ाने का सिलसिला ज़ाहिर है तब से जारी है। और जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया पे भी हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं और आयशा, हम दोनों अपनी डेली लिविंग की भी करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की भी करते हैं, टू स्प्रेड अवेयरनेस के विदाउट साइट आप ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। जी, तो मैम आप बताइए अपने बारे में कुछ, अपनी जर्नी के बारे में। स्टार्टिंग तो लाइकवाइज जैसे अवैस ने बताया वैसे ही था, और अवैस ने जो चीज़ें कही उनमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि किसी भी बच्चे का विद डिसेबिलिटी जो पैदा होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस फैमिली का उस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना कि हमें अल्लाह ने आज़माया है या हमें एक बच्चा ऐसा दिया है जो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, जिसकी ज़िंदगी ऑल टुगेदर उसकी ज़रूरियात, उसकी सीखने का अंदाज़, उसको सिखाने के तरीके सब चेंज है। तो सेम वाइज जब मैं विद विजुअल इम्पेयरमेंट पैदा हुई तो पेरेंट्स ने जैसे स्कूलिंग की एज थी स्कूल के लिए प्रिपेयर किया, एंड एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माय फादर वाज फ्रॉम मुल्तान, तो वो लाहौर आए सिर्फ हम बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। ही स्टार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो उन्हें ये था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। माय मदर हमें अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है तो वो पूरा दिन गाड़ी में गुजारती थी कि ड्राइवर के साथ नहीं भेजना, टू कीप माय डॉटर्स सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। ज़ाहिर सी बात है माशरे के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनसे। तो एट द सेम टाइम अजीज़ जान बेगम ट्रस्ट से ही मेरी एजुकेशन है। आफ्टरवर्ड्स इन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट एंड बीएस ऑनर्स है। बीएस मेरा एजुकेशन में था। आफ्टर दैट मुझे भी चेंज की ज़रूरत थी, तो आई डिडंट चेंज माई डिग्री बट आई चेंज माई यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में चली गई फॉर माई एमफिल, एंड एमफिल करने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ही एज लेक्चरर 2015 में सिलेक्शन हुई ओपन मेरिट पे। एंड फिर उसके साथ रिक्वायरमेंट ये थी कि पीएचडी के बगैर आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। तो आई जॉइंट यूएमटी वीकेंड प्रोग्राम क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब थी फॉर माई पीएचडी। इस तरह से ये जर्नी रही। हाँ, बहुत मुश्किल भी थी, बहुत सारे सोशल बैरियर्स थे जिन्हें ओवरकम किया, और पेरेंट्स की एफ़र्ट थी, उनकी मोटिवेशन थी। अदरवाइज़ अक्सर पेरेंट्स बच्चे अगर किसी भी माइनर सी डिसेबिलिटी के साथ भी हो तो गिव अप कर देते हैं, उससे पढ़ाते नहीं हैं। जी, अच्छा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक रवायती निज़ाम तालीम है। और पहले तो आप जिस तरह स्कूलिंग आपकी हुई एक स्कूल से, वहाँ पे ब्रेल सिस्टम वगैरह था जो भी, उसके बाद हायर एजुकेशन की तरफ जब आप लोग आए, ऑब्वियसली बीएस, फिर एमफिल, फिर पीएचडी तक आना, तो वहाँ पे किस तरह से मैनेज किया, कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना था वहाँ? अच्छा, अगर चैलेंजेस की बात करें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल चैलेंज या इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस से बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिहेवियरल चैलेंजेस। हमारे माशरे में मैं ज़रूर कहूँगी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत फैसिलिटेटिंग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस, दे क्वेश्चन योर प्रेजेंस, दे क्वेश्चन योर प्रोग्रेस। वो आपको, आपकी एबिलिटीज़ को रह रह के उस पर सवाल उठाते हैं। यानी मैंने ये भी सुना, ऐसने भी सुना होगा, हर डिसेबल बच्चा सुनता होगा कि तुम लोग के घर वाले तुम्हें घर क्यों नहीं बिठा लेते।
मैंने ये बहुत दफ़ा सुना जीसी जाते हुए, मुझे आज भी याद है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करता था, तो अगर आप किसी को कहें कि जी मुझे आप रोड क्रॉस करवा दें, तो वो क्रॉस करवाने के बजाय हमें ये पूछते थे आप घर से क्यों निकलते हैं। तो जैसे आयशा ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस विद पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव अप्रोच। ये अगर अगर किसी भी स्पेशल पर्सन को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए। देखें, एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ इट आवर राइट टू बी बॉर्न विद ऑल स्किल्स एंड ऑल फैकल्टीज, ऑल एबिलिटीज़? क्या ये हमारा राइट है? क्या जो देख सकते हैं वो ये चीज़ आर दे लाइसेंस टू सी? आर दे लाइसेंस? और क्या उन्हें एनओसी मिला था कि अल्लाह ताला ने उन्हें आंखें देनी है? देखें, ये ब्लेसिंग है और ये क्रिएटर का राइट है कि वो किसको कितनी ब्लेसिंग दे, सुनने की कितनी सलाहियत दे, कम दे ज़्यादा दे, ये उसका राइट है। देखें, एक छोटी सी मैं मिसाल देता होता हूँ। आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ले लें कि वो कोई किसी भी व्हीकल का नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या हम क्वेश्चन करते हैं कि जी इसमें ये फीचर क्यों नहीं है? हम सिर्फ उसको एज ए व्हीकल एक्सेप्ट करते हैं कि जी ये व्हीकल मुझे पसंद है या मैं इसे नहीं मैक्सिमम खरीदना उस पर चाहता। रिव्यू दे देते हैं। अगर हम एक इंसान को एज ए मैन्युफैक्चरर ये राइट देते हैं, तो अल्लाह ताला का ये राइट है इस यूनिवर्स को क्रिएट करना और इस यूनिवर्स में हर जी शूर को भेजना या तख्लीक करना, और उसे कैसा बनाना है वो उसका राइट है। उसको क्या हम देना उसमें है, क्या इंटरवीन नहीं नहीं कर देना। सकते। अब हम अगर देख नहीं सकते तो ये किसी का ये क्वेश्चन करना बनता नहीं है। सिर्फ बनता क्या है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ट्रीट करें और हमारी जो स्पेशल नीड्स हैं उन्हें मीट करें, और फिर आप देखेंगे कि हम भी वो तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में, या आप ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट वे में। तो अगर ये एक्सेप्टेंस मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बेशक पाकिस्तान के अंदर हमारा ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुश्किल है, हमारे एजुकेशनल अभी बैरियर्स हैं, एक आम स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो उससे मैनीफोल्ड ज़्यादा होंगे। डिस्पाइट दैट वी कैन फ्लरिश, वी कैन एजुकेट आवरसेल्फ। बिल्कुल, बल्कि आप अक्सर एक बात किया करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दो आंखें दी हैं तो उसमें आप ये सोचें पॉजिटिवली कि एक आंख जो है वो उनके लिए है कि जो देख नहीं सकते। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है अगर इसे समझा जाए तो। देखिए, मैं इसके लिए एक और बात भी कहूँगी, अ फिश इन द वाटर नोज़ हाउ टू सर्वाइव इन वाटर। तो अल्लाह ताला जब किसी को कोई चीज़ नहीं भी देता ना, तो उसको वो सलाहियत ज़रूर देता है कि उसके बगैर जीना कैसे है। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गया, तो आई वॉज इन लिफ्ट, मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा था, तो मेरे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े थे। ही नोटिस दैट आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, आई कैन नॉट सी। तो वो जैसे अपने आप से इंसान बात कर रहा होता है ना, तो अपने आप से वो कह रहे थे कि एम आई पेइंग समथिंग डिफरेंट फॉर माई आइज़। तो वो बात उनकी जब मैंने सुनी तो इट रियली टच्ड मी कि उन्होंने कितना डीपली उसे ऑब्ज़र्व किया और सोचा कि क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ अल्लाह ताला को इस चीज़ के लिए? मुझे तो ये चीज़ मिली हुई है, तो इन्हें क्यों नहीं मिली? तो इट्स ऑल अबाउट आवर अप्रोच। अगर हम इस तरह सोचें, इतना डीपली सोचें, तो मेरा ख्याल है फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें बेशक बहुत दफ़ा नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिले, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से पॉजिटिव लोग भी थे जिनकी वजह से हमने सर्वाइव किया। जैसे कि आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं। हाँ, हमारे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। हमारे फ्रेंड्स जनरली वो लोग बनते हैं, अवैस भी एग्री करेंगे, कि जिनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, एम्पेयरमेंट होगी, कोई कहीं ना कहीं बड़ा इम्पेयरमेंट challenge होगी, होगा। कोई सोशल इशू होगा, जैसे फैमिली इश्यूज होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होगी, वो सेंसिटिव होते हैं इसीलिए ना। और बहुत सारे मेरे कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैं मानती नहीं हूँ मेरी क्लास में पढ़ती है, इसके लिए पेपर मैं क्यों दूँ सॉफ्ट फॉर्म में, ये क्यों कंप्यूटर पे पेपर अटैम्प्ट करेगी। लेकिन मेरे एक ऐसे टीचर भी थे, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, पीएचडी के सुपरवाइज़र डॉक्टर यार मोहम्मद, जो मुझे मैसेज भी करते थे तो कहते थे व्हेन यू लिसन दिस मैसेज कॉल मी। यानी द लेवल ऑफ अडॉप्शन वॉज कि उन्हें पता था कि मैंने सुन के फिर रिएक्ट करना है, तो वो इस कदर फैसिलिटेटिंग थे। तो सोशल बैरियर्स होते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबिलिटी के को देख कर डिज़ाइन किया ही नहीं गया, उसके एसएलओस देखे ही नहीं गए कि किस तरह से बिल्डिंग्स बनानी है, वो इशू होता है। प्लस पब्लिक में ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर एक कोई बच्चा केन के साथ चल रहा है या कोई बच्चा किसी असिस्टिव टूल्स के साथ चल रहा है तो उसको कैसे फैसिलिटेट करना है।
ये चीज़ें बैरियर्स थी? यानी जब हम लोग कॉलेज लाइफ में गए, यानी मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो जेसी यूनिवर्सिटी में अमूमन ये अज्यूम किया जाता है कि अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, यानी अच्छे घरानों से ग्रूम्ड स्टूडेंट्स आते हैं। ज़ाहिर है पहले मेरिट भी बहुत ज़्यादा था, इंटरमीडिएट का भी होगा यकीनन। हमारा तो ज़ाहिर है अब इंटर बहुत पुराना हो चुका है तो अब वहाँ पे जो हमारा फ्रेंड सर्कल है बहुत शॉर्ट था। यानी अगर हम एक लेक्चर फ्री है, स्लॉट फ्री है, तो हम अकेले बैठे हैं, 40 में से कोई एक स्टूडेंट हमें पूछेगा कि आपने भी कैफ़े जाना है, दे टेक इट एज ए लाइबिलिटी कि जी हमें इन्हें साथ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन एट बेस्ट उन्हें क्या करना है, उन्होंने सिर्फ हमारा हाथ पकड़ना है ना, चलना तो हमने खुद है, चलना तो खुद और हमने उनके साथ जाना है और हमने भी उसी तरह ज़ाहिर एंजॉय करना है, या हमारा वो राइट है या हमारा हालांकि अदरवाइज हम अपने दोस्तों के लिए वेट कर रहे होते हैं, लॉबी में खड़े होकर वेट कर रहे हमारे होंगे, लिए क्लास वो के बाहर करेंगे। वेट कर रहे बल्कि होंगे। मैं अक्सर अब भी ऑब्जर्व करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आप कभी जाना हो ना तो देखता हूँ कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक सेपरेट एक ग्रुप है, वो बिल्कुल जिस तरह एलिनेटेड होते हैं ना, वो अलग चल रहे होते हैं, अलग या चल रहे 3 4 हैं, 5 अलग इकट्ठे बैठे चल रहे हैं, 3 होंगे। 4 5 इकट्ठे बैठे हैं, मतलब उस तरह से जो एक क्योंकि सोसाइटी जब आपको आइसोलेट करती है ना, तो फिर आप अपने जैसे लोगों के अंदर ही, जिसे क्या कहते हैं, एक पीस या सेफ्टी बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हैं। आप बल्कि एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपका भी अपना एक मेंटल पीस जो है वो ख़राब ना हो। मोज़िम, अब ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं ना कि यू आर आइसोलेटेड, यानी आप सबके दरमियान भी मौजूद हैं लेकिन आप तन्हा हैं, महफिल के अंदर भी आप तन्हा हैं, तो ये चीज़ ओवरकम करना बहुत मुश्किल होती है। अगर ये कोई ओवरकम कर लेता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में आसानियाँ बाद में पैदा हो जाती हैं। अब हम लोग तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से गुजरे हैं, इम्यून हो गए हैं, अब हमें ये चीज़ें लेकिन फील एक नहीं होती। बच्चा जो स्कूलिंग के बाद जो एक स्पेशल एजुकेशन के किसी भी सेटअप में पढ़ा हुआ है, सेग्रीगेटेड स्कूल में पढ़ा हुआ है, जब वो मेन स्ट्रीम में आता है ना यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए कुछ अरसा बहुत मुश्किल होता है। इमोशनली और सोशली मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि उसे किसी को अपनी ज़रूरत बताना मुश्किल लगता है। वो चाहता है कि दूसरा खुद ही समझ जाए, अपने मुंह से अपनी तकलीफ़ बताना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम अपने सिंसियर फ्रेंड्स को हम वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर्स, सिंपली हम अब उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर हम 1000 लोगों से मिलते हैं, उसमें से 0.1% ऐसे होंगे जो हमारी डिसेबिलिटी से हट के हमसे फ्रेंडशिप करेंगे या हमसे अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे, हमें असिस्ट करेंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर वो एहसानमंदी ही होती है कि जी हमने आपको असिस्ट कर दिया है, हमने आपको सपोर्ट कर दिया है। तो इस माइंडसेट के साथ जब हम चीज़ों को फेस करते हैं तो फिर मॉरली इंसान डाउन तो होता है, बहुत दफ़ा डाउन होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी मैं तो चूँकि क्लासरूम में आपको देखा है पढ़ाते हुए भी, इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से आपका रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब यही लगता है कि जैसे एक स्टूडेंट के जहन में ख्याल आता है कि अच्छा आप किस तरह से क्लास में मैनेज करेंगे, आप किस तरह से पढ़ाएंगे, आप किस तरह से एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कर रहे हैं, पेपर्स को एवेलुएट कैसे करेंगे। तो ये सारे सवालात स्टूडेंट्स के माइंड में उठते हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्टूडेंट्स का आपको लेकर किस तरह का एक रवैया होता है। एक तो हमने ओवरऑल बात कर ली ना कि सोसाइटी में, लेकिन आपका डेली बेसिस पे जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो आपके स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा। एब्सोल्युटली। देखें, 2 क्वेश्चन हो गए आपके इस एक ही सवाल में। सबसे पहला तो ये कि हम लोग अपनी टीचिंग को मैनेज कैसे करते हैं, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट के जहन में भी आना चाहिए और ओवरऑल भी मेरा ख्याल पब्लिक के लिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि हाउ वी मूव अबाउट आवर टीचिंग एक्टिविटीज। देखिए, एक आम टीचर 90% मैनेजमेंट कर रहा है थ्रू हिज आइज़, ठीक है, देख रहा है, एक एक चीज़ को फोकस कर रहा है। जिस बच्चे को लग रहा है एक्टिविटी गलत है, उसको स्टेयर कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है, इस तरह से बच्चे सीधे हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो टोटल डिपेंडेंस है इट्स अपॉन आवर हेयरिंग। इवन हम इतने कॉन्शियस होते हैं क्लास में कि हमें पता होता है फलानी रो से कोई बच्चा उठ के पीछे गया, आगे गया है, या किस साइड से मोबाइल की आवाज़ आ रही है, मुझे ये आइडिया कहाँ बच्चे कानों में बातें कर रहे हैं। तो जो टोटल डिपेंडेंस है हमारी हेयरिंग पर है, और एंड वी आर वेरी 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 विजिलेंट इन दैट केस। मैं अक्सर ऑब्जर्व करता था क्लास में, हम तो ऐसे फर्स्ट रो में बैठा करते थे सर की क्लास में, तो बैक बेंचर्स जो होते थे ना वो पीछे कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, मस्तियाँ बच्चों की चल रही है। सर को पता था, सर को ये नहीं पता होता था कि किसका क्या नाम है जो ये काम कर रहा है, तो इतने विजिलेंट होते थे। और अक्सर बच्चे
मानते ही नहीं है। वो मैम आपको कहते पता हैं है, आपको नजर आ रहा है, पैसे नहीं कर सकते। और ये विजिलेंस बड़ी ज़रूरी होती है। और एक आधी चीज़ इस तरह की पिन पॉइंट शुरू में ना हमें करनी पड़ती है, ताकि बच्चों को एटलीस्ट ये थोड़ा सा आइडिया हो डर जाए हो कि इनको भी सब कि पता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते इस क्लास में। यानी अगर कोई, मुझे अभी भी याद है कि इंटरमीडिएट में बच्चे लंच शुरू कर देते हैं क्लास में, उन्हें होता है कि सर कौन सा देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर उसकी एक फ्रेगरेंस है, वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाती है किस जगह से ज़्यादा खुशबू आ रही है, क्या खाया जा रहा है, या अगर कहीं हल्की सी भी मोबाइल की वाइब्रेशन है, बीप है, तो उसका भी पता चल जाता है, सरगोशियों का पता चल जाता है। फिर अगर और कोई अक्सर बच्चे बच्चा, आहिस्ता बोल रहे होते हैं, हम उनका नाम अनाउंस कर देना तो एकदम वो हैरान हो वो जाते डर हैं। जाते हैं। फिर कौन सा बच्चा बैठा आगे है लेकिन पीछे की तरफ चेहरा करके बातें कर रहा है, तो वो भी पता चल जाता है। तो इस तरह हम लोग क्लास को ना मॉनिटर करते हैं, कोशिश करते हैं जितना मॉनिटर हो सके। ऑब्वियसली 100% तो नहीं हम क्लेम कर सकते, अच्छा, एट द लेकिन फिर सेम भी टाइम काफ़ी हो जाता हमारे है। साथ बच्चे कुछ सिंसियर भी मिल जाते हैं वो क्लास हमें से, तो वो हमारे इंटेलिजेंस के तौर पे हमें हाँ रिपोर्टिंग हमारे करते हैं। वो होते हैं, जासूस होते हैं। हमने जासूस भी रखे होते हैं क्लास में, वो हम क्लास को नहीं बताते। हाँ जी। तो लेकिन क्लास को ना आइडिया हो जाता है कुछ लेक्चर्स के बाद कि ये बच्चा ज़्यादा एफिलिएटेड है, तो ये बताता होगा, तो हम फिर उन्हें मना कर देते हैं कि आपने हमें क्लास में ज़्यादा मिलना नहीं है, बस नहीं, मैसेज करना है, मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ ऑफिस में नहीं आना। ऑफिस में नहीं आना, बच्चों के सामने नहीं कुछ भी बताना, वरना वो लड़ाई हो जाएगी लड़ाई आपके हो आपस जाएगी, में। इल्ज़ाम तराशी होती है, शिकायत और बच्चों की आपस में बहुत जंग होती है इस बात पे कि तुमने क्यों बताया। तुमने क्यों बताया। मुझे अभी भी याद है, मेरी क्लास में लड़ाई हो गई थी 6-7 साल पहले का ये वाक़या। गिलगित का एक स्टूडेंट था, तो उसने सच बोल देता था। उसने फ़ौरन बोल दिया कि सर ये बच्चा तो एब्सेंट है, इसने प्रॉक्सी लगवाई है। अब मुझे शायद बाद में भी पता चल जाता, लेकिन उस चीज़ पे लड़ाई हो गई, फिजिकल लड़ाई, क्लास में बैटल हो गई जी। वो फिर प्रिंसिपल तक वो मामला पहुंच गया। तो हमारे ऐसे मुजाहिद भी होते हैं, लेकिन अब उन्हें कहते हैं अंडर कवर, जो आग में घूमने को तैयार हुई होते हैं। और जहाँ तक हमारा मटेरियल है, मटेरियल हम इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि आप जैसा कि अब मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारे लिए स्क्रीन को रीड करते हैं। आईफोन में iOS के नाम से है, बाकी एंड्रॉयड में टॉकबैक के नाम से है, और भी अब इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लैपटॉप मौजूद पे हैं। होता है जॉज के नाम से, जॉब एक्सेस विद स्पीच, तो वो हमारे लिए स्क्रीन को रीड करते हैं। तो इंग्लिश मटेरियल हम लोग उससे सुन के प्रिपेयर करते हैं। और अब आप ज़ाहिर इंटरनेट पे सोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं, तो वहाँ से भी डेटा मिल जाता है। तो हम लोग लेक्चर से पहले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक को गो थ्रू करके जाएं, क्योंकि हम लोग एक आम टीचर की तरह नोट्स बुलेट पॉइंट्स में अपने सामने नहीं रख सकते या बुक नहीं रख सकते। तो चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन क्लास दैट वी आर फुली प्रिपेयर्ड। उस चीज़ के लिए हम पहले से ही तैयारी करके क्लास में जाते हैं। पहले से तैयारी भी करके जाते हैं। और मैं अपने केस में तो ये करती हूँ कि मेरे एक कान में हैंड फ्री होती है, लैपटॉप में नोट्स खुले होते हैं, और एक कान में बच्चों की आवाज़ें एक कान में बच्चों की आवाज़ होती है। ठीक है। दोनों सेंसर फुल चल रहे होते हैं। अभी हम लाइफ फ़िलॉसफी पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, बल्कि आप इस पे बात करेंगे। हम देखते हैं कि सेल्फ पिटी जो है ना, शायद ये एक बहुत ही ख़तरनाक या मुहलिक एहसास है किसी भी इंसान के लिए। ये हमारा सोशल डायलेमा भी है। सोशल डायलेमा है। लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी हैं आप लोग। बल्कि अक्सर ये होता है कि जब भी कभी मुझे कोई मसला हो तो मैं आप लोगों को कॉल करता हूँ या आप लोगों के घर आता हूँ, तो हम भी मसले में आ जाते हैं। अच्छा, उसमें अगर देखा जाए तो आप लोगों ने तो इसको सेल्फ पिटी को सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी अपने करीब नहीं आने दिया, और एक डिटर्मिनेशन रही लाइफ में। किस तरह से ये मैनेज किया मौसम आपने? ऐसा नहीं होता कि सेल्फ पिटी का शिकार इंसान कभी भी नहीं होता, ठीक है। आई रिमेंबर मैं जब तक 4-5-6 साल की थी तो मैं रोया करती होती थी, अल्लाह ताला ये सारे भाग रहे हैं, मैं भागती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ, मुझे नज़र नहीं आता तो मेरी टक्कर लग जाती है, मैं बहुत रोया करती थी। अच्छा, देन देयर केम अ टाइम कि मैं अल्लाह से ताल्लुक़ आपका करीब हो जाते हैं आप बहुत, जब आप को दुनिया से थोड़ी सी एक्सेप्टेंस में कमी लगती है। तो मैं ना एक दिन ऐसे नमाज़ पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने सबको नज़र दी है, मुझे नहीं दी, कोई वजह होगी, देयर माइट बी समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। आज मुश्किल है, हाँ अच्छा। आज मुश्किल है, आने वाले दिनों में आसानी होगी। तो फिर मैं अपने आप को कहती थी इट पुटो तो लोगों को नज़र आता है, हाँ, मुझे नहीं आता। 8 बिलियन से ज़्यादा दुनिया में लोग हैं, आई थिंक 8.5 बिलियन होंगे अब। हाँ जी। अच्छा, उसमें से कितने हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं? आई गेस दे विल बी अराउंड 240 मिलियन और 250 मिलियन होंगे, चलें 300 मिलियन कर लें परसेंटेज। अच्छा, इट मीन्स कि वी बिलोंग टू अ
स्मॉलर ग्रुप, माइनॉरिटी, अ यूनिक ग्रुप, ठीक है, आ यूनिक ग्रुप। अब जो बाकी सब हैं वो देख सकते हैं, तो देखना तो कोई बड़ी चीज़ ना हुई। फिर इसका मतलब है कि ना देखना और फिर भी कुछ करना, ये एक बड़ी चीज़ होगी। देखिए हमारी जितनी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को स्पेशल चीज़ क्या बनाती है? हमारा ना देख पाना, तो ये उसके blessing बन गई। बावजूद पहुंच जाना। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो जो चीज़ का शौक था, मैं कहती थी मैंने करनी है, बियॉन्ड लिमिटेशंस मैंने करनी है। मैं बचपन में बड़ी कटिंग करती थी, कलर्स करती थी, कुछ नहीं होता, मैं हाथ से फील करके ना वो पूरा सर्कल बना लेती थी जिसके ऊपर मैंने कलर करना है, और इस तरह से मैं अक्सर चीज़ें बनाया करती थी। फिर मदर के साथ, मदर मेरी वॉज लाइक जो कहती होती थी कि बेटा ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं तुम्हारे आनी चाहिए कि तुम देख नहीं सकती तो कोई काम नहीं कर सकती। तो आई थिंक मैंने अभी मैट्रिक भी नहीं किया था तो मुझे किचन में भेजना शुरू हो गई थी, जाओ सारे घर की चाय बनाओ। क्या होगा, एक दिन हाथ जलेगा, कुछ भी नहीं होता। कुकिंग आपकी वैसे भी उन्होंने डेवलप हमें की। आइडिया है इस चीज़ का। नहीं, चाय भी पी हुई है और खाना भी खाया हुआ है। तो ये सारा कुछ पेरेंट्स की आप ये कह दें कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। वो कहती थी बेटा माँ बाप सदा नहीं रहते, अपने लिए तो पकाना ही पड़ता है ना, खाना तो सबको ही खाना है। अच्छा मैम, आपकी बाकी जो सिबलिंग्स उनकी बात करें तो एक होता है ना कि घर में एक बच्चा होता है कि जो डिफरेंटली एबल होता है। आपके केस में ऐसा था कि जो यूसुफ सलीम साहब हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड सिविल जज हैं, फिर आपकी सिस्टर जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं मैम साइमा सलीम। तो वहाँ फिर किस तरह से एक एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत तो होता होगा कि ना कि अभी जो है ये पेरेंट्स जो हैं वो इक्वली सबको ट्रीट भी कर रहे हैं, आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के को अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, बहन भाइयों का एक बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, इस तरह का भी कुछ था? बिल्कुल ऐसा था। और पेरेंट्स ने, मैंने कहा ना कि मेरी मदर ने जब ये देख लिया ना कि आई हैव किड्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया, मेरी दोनों पेरेंट्स ने। और मेरे फादर तो जब हम मोटिवेट करना होता था तो कहते थे बेटा तुम तीनों मेरी दुनिया में पहचान बनोगे, ये दिन जिन दो को नज़र आता है ये नहीं बनेंगे। और आप बने हैं फिर? वो अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया है फिर, बिल्कुल। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सारी की सारी जर्नी के अंदर, और नेगेटिविटी से निकालते हैं वो आपको। मेरे पेरेंट्स, मुझे याद है कि छुप छुप के रोया करते होते थे, हमारे सामने रोते भी नहीं थे जब लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस देखते थे। या जैसे मेरे वालिद ने एक दफ़ा मेरे स्कूल की प्रिंसिपल को बताया कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलता हूँ तो लोग अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चल जाते हैं जैसे अछूत की बीमारी है। उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो वो भी नहीं देख पाएंगे। अफसोस है वैसे माशरे पे। देखें जिन लोग, एक और बात भी है मौज़म, माशरे में तालीम की कमी है, माशरे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है, हम काफ़ी पुराने हैं तो तब ज़्यादा इश्यूज थे, अब लोग थोड़े बेहतर हो गए हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इश्यूज अभी भी हैं, हम क्योंकि मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन में रहते बिल्कुल हैं, ऐसा हम ही है। शायद हम पढ़े लिखे लोगों में सिटी में रहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हमें लगता है कि हम अपने ही एरिया में अगर 2 3 4 स्ट्रीट्स गलियां पीछे चले जाएं तो मुझे लगता है शायद वहाँ भी अवेयरनेस का वही हाल होगा जो कहीं भी होगा। थोड़ा सा, लेकिन 10% फर्क अभी अब आ गया है थोड़ा माशरे बहुत में, बड़ा सोशल होगा, मीडिया की लेकिन वजह अभी से, इस लोग पे देखने बहुत की काम वजह होना से। ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो उसका फुकदान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल करते थे ना हमारे पेरेंट्स से लोग, अच्छा आप इन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, करेंगे? ये करेंगे क्या? तो ये कितनी डिप्रेसिंग चीज़ है कि अगर ये किसी पेरेंट्स के कोई मेहनत वालिदैन कर के रहा दिमाग है। में चीज़ बैठ जाए कि अच्छा यार ये क्या करेंगे, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं क्यों इन पे मेहनत कर रहा हूँ। और बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वो इसीलिए उतनी मेहनत नहीं करती। अब मैं यानी आई कैन नेम रिलेटिव्स, लेकिन चलें पब्लिक फोरम है, वो पूछते थे मेरे फादर से, अच्छा ये क्या करेंगे, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, क्या सारी ज़िंदगी आप इनके साथ इस तरह इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तो लेकिन हमारे पेरेंट्स फॉर्चुनेटली दे ऑलवेज थॉट कि हमने इन पे ज़्यादा मेहनत करनी है। हम दोनों के केस में ये था कि पेरेंट्स बहुत डिटर्मिन्ड थे और उन्होंने सोशल जितने भी डायलेमास थे उनको ओवरकम किया और उन्होंने हमें भी नेगेटिव नहीं होने दिया। जी। अच्छा, सोशल मीडिया का जिस तरह हमने जिक्र किया, आप लोग 3-4 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पब्लिक अवेयरनेस पे काम करें, और शायद यही उसके पीछे अप्रोच थी ना कि जो पेरेंट्स जिनको इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, अगर उनके यहाँ कोई डिफरेंटली एबल चाइल्ड है तो वो किस तरह से उसकी ग्रूमिंग करें। तो वो
किस तरह से सफ़र स्टार्ट हुआ और क्या उसका फिर इम्पैक्ट आया? अब तक आपसे ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कांटेक्ट भी करते होंगे। अच्छा मोज़िम, दिस जर्नी स्टार्टेड लाइक 2021 में, 2019 में जब कोविड आया ना, तो 2020 में मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी आप लोग सारे पीपीटी वीडियोस बनाएं, उन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, उससे वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब चैनल पे डालें, बच्चों को लिंक शेयर कर दें। अच्छा, दैट वाज द टाइम कि मुझे जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा था, क्योंकि चैलेंजिंग था मेरे लिए विद विजुअल पेमेंट। यूट्यूब चैनल खुद बनाना, अपलोडिंग करना, पहले लेकिन ये किया नहीं था। अच्छा, लेकिन इसने मुझे सिखा दिया। और जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो फिर आपके अंदर ये सोच भी आती है कि यार क्यों ना आप अपना चैनल बनाएं, क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जिसमें हम शुरू में तो हम कोटेशंस बनाते थे या बैठ के बात करते थे। फिर अवैस के कज़न है जिन्होंने कहा कि देखो, एक आम बंदा कोई छोटा सा काम भी करता है वो इतना हाईलाइट नहीं होता, लेकिन तुम लोग जब अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ दिखाओगे उससे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, अवेयरनेस भी मिलेगी, और जिन पेरेंट्स के बच्चे विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी कि अच्छा मैंने अपने बच्चे को ये सब सिखाना है, ये किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर हमने अपनी एवरीडे लिविंग हमने अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेशन एंड अवेयरनेस। अच्छा देखें, हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हम करते हैं, हम कर लेते हैं। स्कूल्स हैं, ज़ाहिर है पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को आइडिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम घर के अंदर अपने सारे काम खुद कैसे कर सकते हैं। यानी कपड़े प्रेस करना और ख़ुद ड्रेसअप होना प्रॉपरली, कलर कम्बिनेशंस। फिर आयशा ज़ाहिर कुकिंग करती हैं, आप लोग सब देखते होंगे, ऑडियंस भी देखती होगी। कुकिंग की बहुत वीडियोस हैं, और कुकिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है, विदाउट आईसाइट उसे इमेजिन करना और उसे फिर परफॉर्म करना। तो मेरे जो कज़न हैं, मैं आज पब्लिकली उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। हबीब उनका नाम है। उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप अपनी लिविंग स्किल्स के ऊपर वीडियोस कहते थे तुम अपने कमरे की लाइट भी बंद करोगे ना तो लोगों ने कहना इसको कैसे बटन्स का पता। और लोग वाकई नहीं मानते थे, नहीं मानते। अभी मैं देखता हूँ कमेंट्स लोग करते हैं। तो हमने फिर एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया। हमने ये सोचा कि देखें, अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। पीपल बिलीव व्हाट दे सी, सीइंग इज़ बिलीविंग। ठीक है, वो देखेंगे तो यकीन करेंगे और अवेयरनेस फैलेगी। और उससे सबसे बड़ी बात, बहुत से पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते और डिपेंडेंट रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चियां देखी हैं जो फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तालीम की बेस पे, लेकिन जिसे क्या कहते हैं ना, सोशली और पर्सनल लाइफ की उनके बहुत इश्यूज रह जाते हैं इस वजह से। लिविंग स्किल्स नहीं होती, वो कल को मैरिटल रिलेशनशिप्स में नहीं जा सकते, वो कल को सोसाइटी में सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी अपनी काम अपनी चीज़ें करनी नहीं आती, वो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करें, अगर माशरे का एक बड़ा अहम पहलू है, हमने देखा कि हमारा माशरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुका है। मटेरियल थिंग्स के पीछे हम भागते हैं, हम कहते हैं कि यही शायद इंसान की कामयाबी है और इसी में सुकून है, का इत्मीनान है। आपके नज़दीक क्या इत्मीनान किस तरह हासिल किया जा सकता है, कंटेंटमेंट किस तरह अचीव की जा सकती है, और क्या वाकई ही यही स्टैंडर्ड्स हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए? सुकून का ताल्लुक सबसे ज़्यादा आपके, मुझे तो ऐसा लगता है बीइंग मुस्लिम, आपके रब के साथ ताल्लुक के साथ है। अगर आप उसकी दी हुई चीज़ों पे शुक्रगुजार हैं और उसकी उन चीज़ों पे जो उसने आपको नहीं दी, आपका ये बिलीव है कि आपके हक़ में बेहतर नहीं थी तो नहीं दी, तो आप पुरसुकून रहेंगे। देखें, कभी भी कोई, आपने बड़े बड़े अमीर लोगों को बड़े बड़े महलों में नींद की गोलियां खा के सोते हुए देखा होगा। उनके आगे 10 डिशेस पड़ी हैं लेकिन 8-10 बीमारियां भी हैं, बॉयल चीज़ें खाते हुए देखा होगा। तो सुकून कभी भी लग्जरी में नहीं होता। लग्जरी फ्रॉम विदिन, हाँ, इट्स फ्रॉम विदिन। और दूसरा ये कि लग्जरी आपकी लाइफ को बेहतर ज़रूर कर सकती है, लेकिन आपकी सोच को बेहतर नहीं कर सकती। आपको अगर डिप्रेशन है ना, तो आप चाहे पजारों में बैठे हैं पर डिप्रेशन अपनी जगह होगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा खुश वो शख्स हो जो साइकिल पे फिर रहा है। तो सुकून आपकी ज़ात के अंदर होता है, आपकी सोच के अंदर होता है। और सुकून हासिल करने के लिए एक बड़ी अच्छी टिप है कि दूसरों की ज़िंदगी, जो आपसे ऊपर हैं, उन्हें हसद से मत देखो, उन्हें हसरत से मत देखो। इस नज़र से देखो कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा है,
अल्लाह उन पे अपना करम करे। अपने से नीचे वालों को तकब्बुर से मत देखो, अपने से नीचा ना समझो। ये समझो कि रब ने अगर उन्हें आपसे नीचे फाइनेंशियली या किसी तरह से भी रखा है तो उसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत है। जब इस नज़र से देखोगे तो ना किसी से हसद करोगे, ना किसी से हिर्स रखोगे, ना किसी को अपने से कमतर पाओगे। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अच्छी सैलरी हमेशा उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं ना कि एक सर्टेन अमाउंट आपको अगर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी एक ब्लेसिंग बन जाएगी या बहुत खूबसूरत बन जाएगी, तो ये एक एजम्पशन है जो गलत है। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा पैरामीटर है दैट यू हैव टू स्ट्राइक विद इन योर सेल्फ। वो आपने खुद डिसाइड करना है, आपने खुद अपने आप को कंटेंटमेंट में ले के आना है। अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है, आप अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों पे वाकई शुक्र अदा अगर करते हैं, जो कि हम नहीं करते। ये हमारे ऑर्थोडॉक्स अल्फाज हैं और ऑर्थोडॉक्स हमारे ये सेंटेंसेस हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है, माशाल्लाह। ये अच्छा, हम वैसे हम रूटीन में usually बोलते कहते हैं, हैं, हम बस अल्लाह का शुक्रगुजारी शुक्र है, करते साथ ही नहीं शिकवे शुक्र हैं। करते नाले शिकवे पहला जुमला की अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बाकी पूछो ही ना यार की दसिए हालात तो ही ने पुराने, अच्छा फिर लॉस हो गया और मुझे अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, तो बात ये है We कि do अल्लाह का not करम mean ही है, what तो we शुक्रों say. की पूरी लिस्ट है जो ख़त्म होने को ही नहीं है। तो हम लोग बेसिकली शुक्रगुजारी नहीं करते। मोज़िम, अगर हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है ना, तो सिर्फ अपने अंदर सलाहियतें देख लें आप। हम तो इन्हीं चीज़ों का शुक्र अदा नहीं अल्लाह ताला के कर सकते। वी आर क्रिएटेड एज ए ह्यूमन बीइंग, नंबर 1। नंबर 2, हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ठीक, हम चल सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने खाने को हमें है, छत खूबसूरत चेहरा है, दिया है। सेहत है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम काउंट करना शुरू कर दें, हम एक टाइम का जो रिस्क मिलता है ना उसके जायके को एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी अगर हम सोचें ना कि कितने लोग हैं जो उससे महरूम हैं। 5 सेंसेस को ही अगर आप सिर्फ इवेल्युएट कर लें तो क्या आप उस जैसी कोई 6 सेंस खुद बना सकते हैं दुनिया में? बाकी तो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो होंगी तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन उसी में सेटिस्फेक्शन को तलाश ना करें। दूसरा, लोग एक तो भाग रहे होते हैं ना, उस जैसी गाड़ी, उस जैसा घर, उस जैसा पार्टनर, मतलब ये चीज़ें किसी की स्टोरी किसी दूसरे की स्टोरी से नहीं मिलती। बिल्कुल। तो हम ये अगर सोच लें जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कितनों से बेहतर हूँ, जब ये सोचना शुरू हो जाएंगे तो हम पुरसुकून हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यूथ से रिलेटेड एक सवाल है। अब बात तो हमने की है मुख्तलिफ पहलुओं पे। आप लोग बहुत सौ के लिए एक इंस्पिरेशन हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप लोग काम कर रहे हैं अपना। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो चौथी बड़ी एक वजह है ना मौत की, वो सुसाइड है। और यूथ में जो है ना इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह शायद वही है, लैक ऑफ कंटेंटमेंट। लैक ऑफ कंटेंटमेंट है, मतलब एंजाइटी का शिकार हैं, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत डिप्रेशन जल्दी बहुत ज़्यादा परेशान है। हो जाते हैं। बेसिकली जो यूथ है ना उसमें आई डोंट नो व्हाई पेशेंस की बहुत कमी है। ठीक है, पेशेंस की कमी है, बिलीफ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वीक है, अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी। पुराने लोग होते थे ना तो वो कहते थे अल्लाह खैर करेगा, आप पे ही हो जाएगा। वो आपे पे छट के भी आधी जिंदगी गुजार लेते थे। हम आधा घंटा नहीं गुजार सकते। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें लगता है हर चीज़ का इख्तियार हमारे पास है। बल्कि अब जब बुजुर्ग कहते हैं ना कि अल्लाह खैर करेगा, तो आज की यूथ इसे नहीं मानती, बल्कि कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ जी। ये हम करेंगे, हमने करना है, वो अपने पे ले लेते हैं ना। और एक और चीज़ भी है, डायरेक्शन की बहुत कमी है। देखिए बाकी चीज़ें अपनी जगह, मार्केट के अंदर उस तरह की स्पेस नहीं है, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर रही। ज़ाहिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, लेकिन डायरेक्शन की भी बहुत कमी है। अच्छा, घर में बोलनी पंजाबी है, स्कूल उर्दू में है, किताबें इंग्लिश में या दीन अरबी में है, ये इन्हीं चीज़ों से हमारा बच्चा निकलता ही नहीं है। अच्छा, फिर मैट्रिक कर लेंगे, अम्मी चाहती हैं इंजीनियर बने, अब्बू चाहते हैं डॉक्टर बने, तो बच्चे का हालात देखो तो वो नेचुरली आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, या वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। इंटरेस्ट बच्चे के कुछ और हैं, स्किल्स बच्चे के कुछ और हैं, पेरेंट्स की ख्वाहिशात और हैं। 90% हमारी जो यूथ है ना उसमें से गुजर रही है। और एक और नॉलेज एक्सप्लोजन, हर बच्चा इतनी वीडियोस, इतना सब कुछ देख रहा है कि उसे ये समझ नहीं आ रही मैं करना क्या है, एक्सेस, मैं कर क्या सकता हूँ, मैं एक्सेल कहाँ कर सकता हूँ, और 10 चीज़ें सीख रहे हैं, एक चीज़ पे भी ग्रिप नहीं है। अच्छा, आप देखें हर दौर में ना एक ख़ास पैराडाइम होता है जो एक्सेल कर रहा होता है।
अच्छा पहले था प्री मैडिकल, बच्चे ਦੇ नंबर ਭਾਵੇਂ 400 ने प्री मैडिकल करा दो जी। अच्छा फिर इंजीनियरिंग आ गई, आजकल एआई कंप्यूटर का दौर हाँ, आ गया। IT। अब बच्चे का अगर इंटरेस्ट एआई में नहीं है, भाई एआई के जितना मर्जी भी प्रेवलेंस हो आज के दौर में, अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है वो कैसे एक्सेल करेगा? हम डिग्री उसी में करवा देते उसी में हैं करवा रहे हैं जी, और ट्रेंड फिर है। वो बच्चा जाहिर सी बात है कभी भी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर एक्सेल कर ही नहीं पाएगा। कहते हैं जब किसी चीज़ का एप्टीट्यूड ना हो तो आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, ये आपका एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, आपकी सोच डेवलप नहीं होती। मेडिकल जो एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें कहा जाता था कि मेरिट जो है ना वो बहुत हाई होता है, और जितने भी इवन जो पब्लिक कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पे मेरिट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अब जाके जब मेरिट ही 60% प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें रख दिया गया, मतलब 60% स्टैंडर्ड है, उस पे आप एडमिशन ले लें। अब वो 90% वाला और 60% वाला दोनों ही जो है बराबर वो आएंगे जबकि बराबर। ये पेड डिग्री कभी भी नहीं हो सकती नहीं थी। हो सकती। इट कैन नॉट बी अ हाँ पेड जी। डिग्री। और देखें ना, एक 60% वाले बच्चे को, जिसकी जाहिर सी बात है उतनी ना नॉलेज है ना उतनी उसकी स्किल होगी, आप उसको ह्यूमन लाइफ दे रहे हो बात ही to है do experiments। फिर कैंचियाँ निकलनगी बाद में, ऑपरेशन के बाद तोलिया निकलेगा। अच्छा, इसमें पेरेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देंगे? मतलब शायद अच्छा, पेरेंट्स जो है ना उनको ज़रूरत है अंडरस्टैंड पेरेंट्स करने की। को मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, तो ये चीज़ सीखो कि आपने बच्चे को करियर अवेयरनेस देनी है, उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए करियर डिज़ाइन करना है। डोंट इम्पोज योर ऑन विशेज़ ऑन योर किड्स। तुसी नहीं कर सके तो गरीब नू ना कराओ, वो बेचारा फिर बिल्कुल भी नहीं कर हाँ जी, सकेगा। हम चाहते थे कि जी हमारे मैं family में डॉक्टर बनना डॉक्टर चाहता होता, सी। मैं नहीं बन सका तो ये बन जाए। बच्चा पैदा होता है तो साथ ही उसका करियर भी डिसाइड हाँ जी, वो डिसाइड किया हाँ जी, होता है। ये नहीं करना चाहिए बच्चे को खुद अच्छा, flourish करने आपने दें। देखा होगा मौसम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं ना, घर वालों को उड़ उड़ के पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल। और वर्क प्लेस पे भी ना ओखे हुए होते हैं। उसकी वजह क्या होता है? वो उस प्रोफेशन में सर्व कर रहे होते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं बने ही होते नहीं हैं। है, बिल्कुल। वो 24 घंटे जिसे कहते हैं कश्म में होते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क आ गया ना, फर्क आ बहुत गया, ज़्यादा। और जब वो फर्क आ जाता है ना तो आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत गिर जाता है। आप मोहसिन, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टीचर्स ऐसे मौजूद हैं जो टीचिंग में बहुत वीक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं, लेकिन हैं वो टीचर्स। मेरी कुछ ऐसी कोलीग्स हैं जिन्हें अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में लेके जाओ तो उन जैसा कोई नहीं है। एक कोलीग है मेरी जो मेडिकल में होना चाहिए था पर वो टीचिंग में तो बच्चों को पूछो तो वो फिर यही कहेंगे ना कि टीचर आते ही नहीं है क्लास में, आते हैं तो उनका हमें दिल ही नहीं present- चाहता। हमें देखिए आउटलाइन डिवाइड कर देते हैं और खुद बैठ देखिए, जाते आपका हैं। तो यही टेम्परामेंट कुछ नहीं होगा। होगा ना, टीचिंग बहुत पेशेंस मांगती है, बहुत डिटर्मिनेशन मांगती है। आपने नलायक से नलायक बच्चे पे जाके अपना जब बार बार सर खपाना है, उसके लिए आपके अंदर अज़म होना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी जल्दी गिव अप कर देंगे, यार सिखाना ही नहीं चाहते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि अगर आप दोनों को एक इख्तियार मिले कि आप डिफरेंटली एबल पर्सनस जो हैं हमारे माशरे के, उनके लिए कोई पॉलिसी मेकिंग करें, कोई रिफॉर्म्स लेके आना चाहें, तो आप कौन सी चीज़ें हैं जो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताएं। पहले आप मुझे था कि आप बताएंगे क्योंकि ताड़ा ताल्लुक ज़्यादा पॉलिसी। अच्छा मौज़िम, इसमें मैं शेयर करता चलूँ कि पंजाब में एक लॉ बना था 2022 में। तब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वी ऑल नो, 7-8 महीने के लिए वो बने थे। फिर उन ज़ाहिर है वो प्रोविंशियल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया था। अच्छा, तब एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें एक काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑन राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, CRPD। तो मैं तीन साल उसका मेंबर भी रहा हूँ। तो मैंने उसकी मीटिंग्स भी अटेंड की, बीइंग मेंबर, विजुअली इम्पेयर्ड मेंबर। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पॉलिसी मेकिंग में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। हमारी जो जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं ना, वो इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप वो पूरा लॉ पढ़ लें, 40-45 उसकी क्लॉजेज हैं, तो आपको लगेगा कि यू आर इन जापान, यू आर इन USA, यू आर इन क्योंकि इंस्पायर्ड बाय दोज कंट्रीज है ना, हम वहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं, पेपर हम पे ले आते हैं। एक अच्छे से AI को कहते हैं कि मुझे बताओ दुनिया में कहाँ कहाँ स्पेशल पर्सनस की पॉलिसीज़ मौजूद हैं और वो किस तरह की हैं, मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस दो। वो अच्छा सा जो AI है वो आपको दे देगा, सर्टिफाइड AI अच्छा सा सजेशन दे देंगे, सजेशंस दे देगा। अब execute नहीं कर सकता हम AI। उसमें से
जहाँ न्यूयॉर्क लिखा है वहाँ पे लाहौर लिख के, फैसलाबाद लिख के उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसे ट्यून भी नहीं करते पाकिस्तान के मुताबिक। तो लॉ तो बहुत अच्छा इसराम ले लेते हैं दुनिया से, इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं करते, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। नंबर 2, अगर कभी हमें एज मेंबर से आगे की कोई अथॉरिटी दी जाए, मेंबर तो बना लेते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं बाद में, टू बी ऑनेस्ट। यानी अगर वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने मैं मेंबर बनाया तो फिर भी कोई मसला नहीं है। हाँ जी, वो मीटिंग में हम मौजूद भी हों तो वो कह देते हैं जी कि वो मीटिंग में नहीं आते। तो जब हालात ये हों तो फिर इन इदारों में बैठ के क्या वैसे करना। तो वैसे मैं और आयशा हमेशा से एक चीज़ पे काम करना चाहते थे कि लिविंग स्किल्स ऑफ स्पेशल हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्टिकुलर विजन इम्पेयर्ड को लिविंग स्किल्स सिखा सकें। या मुझे लगता है कि काश के कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि मैं उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे सकूं कि आपने अपने बच्चे को गाइड कैसे करना है, मोबिलिटी कैसे सिखानी है, चीज़ों की ओरिएंटेशन कैसे करानी है, आपने उसे ट्रेन कैसे करना है, ड्रेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें काश के पेरेंट्स को हम सिखा सकें ताकि वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा ग्रूम कर सकें। बिल्कुल। और हमने ये बात एक फोरम पे की भी थी 2024 में। पाकिस्तान पंजाब में जो स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उनकी सेक्रेटरी थी, बहुत ही कॉम्पिटेंट, उनसे बहुत डिटेल्ड मीटिंग भी तब हुई। लेकिन आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बाद में इन चीज़ों को एंडोर्स करने ही नहीं देती। अच्छा, मैम ने तो एग्री कर लिया कि ठीक है जी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम बात करते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। लेकिन सारे जो डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स जिन्होंने अल्टीमेटली प्रपोजल बना के उसे फॉरवर्ड करना है, ये भी है कि हमारी वो करने नहीं ब्यूरोक्रेसी में देते। ना लोग ज़्यादा से एक सीट पे रहते नहीं हैं। अच्छा मोहतरम, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ज़्यादा फिर फोकस अपने सोशल मीडिया पे भी किया कि लोगों को कि हम खुद से भी जो कर सकते हैं वो कर लेते हाँ, हैं, और जो हम दिखा सकते हैं बहुत देखो, सीखने वाला देख के बहुत कुछ सीख लेता है। और हमें बहुत सारे पेरेंट्स कांटेक्ट भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो ब्लाइंड है या कोई अगर और इम्पेयरमेंट है तो हम वो सीख रहे हैं या हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम उन्हें टाइम भी देते हैं। अगर कोई भी हमें अप्रोच करे, हमें मिलना चाहे, फर्दर भी बात करना चाहे, तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देते हैं उनके साथ। फिर हमने भी यही सोचा था कि एटलीस्ट फिर हम वो एफर्ट करते हैं जो हम खुद से पुट इन कर सकते हैं और जो ज़्यादा लोगों तक वाइडली जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अभी हम रैपिड फायर की तरफ आते हैं। आप दोनों ही जवाब देंगे उसका। मैं पहले ये पूछता हूँ कि फेवरेट फूड आपका क्या है, खाने में क्या पसंद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा? जो भी हो, बहुत हो। तो फिर ये क्या? मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना, आम मीठे और बहुत हो। आप मिर्ज़ा गालिब नहीं वापस आ रहे। तो फूड में कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा मैं तो कढ़ाई वगैरह ही खाता हूँ या बिरयानी खाता हूँ। और अगर हम फास्ट फूड में देखें तो पिज़्ज़ा, हाँ, पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं, तो वो पसंद है। और फेवरेट प्लेस, वैसे आप लोगों को मतलब आउटिंग का भी, टूरिज्म का बहुत शौक है, आप जाते हैं नॉर्थ साइड पे भी निकलते हैं हर साल, तो कौन कौन सी जगह वैसे हैं जो बहुत पसंद है? अच्छा, वैसे अभी तक हमने मरी ही देखा, मरी की सराउंडिंग्स में ही गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। इरादा तो है कि इसमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए, मज़ीद एक्सप्लोर करें हर वो जगह जो पीसफुल है, मुझे लगता है वो खूबसूरत है। वो एक एहसास ही और होगा, हाँ, जो जिस तरह आप उसको फील करते हैं। अच्छा, मौसीकी की अगर बात करें तो फेवरेट सिंगर आप दोनों का कौन है? मुझे नुसरत फ़तेह अली खान बहुत पसंद है। क्या बात है। हाँ, नुसरत फ़तेह अली खान को बहुत सुना है। और अगर बात करें थोड़ा इंटरनेशनली तो दिन द नाइन को बहुत सुना है। वो तो पीक था ना उनका। हाँ जी, हाँ जी, वो बेसिकली हमारे यूथ का वो पीक था। 90s मतलब बॉलीवुड 90s। हाँ जी, वो उस दौर के सॉन्ग्स, चाहे उदित नारायण था, सोनू निगम था, आज भी सुने तो फ्रेश, वो आज भी वो अच्छा एवरग्रीन है। उनकी पोइट्री जो थी ना, बेसिकली लिरिक्स की बात करें तो वो इतनी यानी कि कमाल होती थी कि वो फिर आवाज़ का जादू अलग से उसके साथ। ऐसा ही। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो मुझे इब्रार बहुत पसंद है। अच्छा, इब्रार ने बहुत एक ज़माने में बहुत हाइप देखी है। हाँ जी। अच्छा, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि आप अगर लाइफ को डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे? कुरान में अल्लाह ने कहा है, और मैंने बेशक इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, तो लाइफ इज स्ट्रगल टू सक्सीड। ठीक है, क्या बात है। लाइफ
चैलेंज ही है, चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस। लाइफ शायद उतना बड़ा चैलेंज ना हो, जितने लेकिन हम बना लेते हैं। खुद हाँ उसे जी। एक बहुत बड़ा चैलेंज बना लेते हैं। ये रैपिड फायर नहीं है लंबे जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई ही बात होता है, कोई नहीं। ठीक है। आप लोगों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बल्कि जिस तरह की गुफ्तगू हुई, दिल चाह रहा था कि मज़ीद बात करें, लेकिन हम फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे। मोज़ेम, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। it's an और honor, हमें बहुत जो लोग अच्छा भी लगा। ये इंटरव्यू देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट देम जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग टू गुड वर्क। थैंक यू सो मच। आज का शेर इकबाल साजिद कहते हैं कि प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव के पानी निकल पड़े। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।